क्या लंकापति दशानन रावण और हमारी गली के चौराहे में व्याकरण का कोई गहरा कनेक्शन है? मुझे लगता है कि पहली बार सुनने में तो ये दोनों चीजें एकदम अलग लगती हैं। बिल्कुल, कोई भी यही सोचेगा, पर कनेक्शन है। आज की इस गहन चर्चा में हम भाषा के उसी जादुई शॉर्टकट की बात करने वाले हैं जिसे हम रोज इस्तेमाल तो करते हैं, पर शायद कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते। सही कहा। और ये एक ऐसा विषय है जो शुरुआत में भले ही थोड़ा नीरस या बोरिंग लगे, लेकिन जब हम इसकी परतों को खोलते हैं ना, तो पता चलता है कि हमारी सोचने की प्रक्रिया से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। एकदम सच कहा आपने। मतलब जब हम स्कूल में होते हैं तो वो भारी भरकम एनसीईआरटी की किताबें और व्याकरण के लंबे चौड़े पीडीएफ देखकर अक्सर ऐसा ही लगता है कि यार ये सब सिर्फ परीक्षाओं में वो जो एमसीक्यूज होते हैं ना, बहुविकल्पीय प्रश्न, बस उनको पास करने के लिए बनाया गया। हाँ, वो रट्टा मारने वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल। लेकिन आज की इस चर्चा का मिशन कुछ और ही है। हमारे पास जो नोट्स और अध्ययन सामग्री है उसका विश्लेषण करके हम ये समझेंगे कि समास कोई रटने वाली चीज नहीं है। ये भाषा को ज्यादा प्रभावशाली, संक्षिप्त और आकर्षक बनाने का एक बेहद ही शानदार टूल है। और हाँ, अगर हमारे श्रोताओं को भाषा, विज्ञान या इतिहास के ऐसे ही दिलचस्प रहस्य जानने में मजा आता है, तो मैं याद दिला दूं कि बीच-बीच में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ज्ञान की कोई भी नई चर्चा कभी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब लोग समास शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत परिभाषाओं का एक जाल सा बन जाता है। हाँ, वो स्कूल वाली डेफिनेशंस याद आने लगती हैं। लेकिन अगर हम व्याकरण की उन जटिल दीवारों को थोड़ा गिरा दें, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो बहुत ही सरल है। मतलब इसका अर्थ होता है संक्षेप या छोटा रूप। अच्छा, संक्षेप। जी, जब दो या दो से ज्यादा स्वतंत्र और सार्थक शब्द आपस में मिलकर एक नया छोटा और अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं, तो भाषा की उस पूरी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो पद होते हैं। पहले शब्द को पूर्व पद कहा जाता है और जो दूसरा शब्द होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो अगर मैं इसे आज के इस डिजिटल या तकनीकी युग की नज़र से देखने की कोशिश करूं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि समास असल में भाषा का अपना एक जिप फोल्डर है? जिप फोल्डर दिलचस्प है, पर कैसे? मतलब जैसे हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी बड़ी और भारी फाइलें होती है ना, जी। और हम उन्हें कंप्रेस करके एक छोटी जिप फाइल में बदल देते हैं। जी, हाँ, वो साइज कम करने के लिए। बिल्कुल, अंदर का डेटा वही रहता है, कुछ भी नष्ट नहीं होता, बस वो जगह कम घेरता है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम राजा का पुत्र को कंप्रेस कर दें तो हम उसे राजपुत्र कह देते हैं। जिप फाइल वाला विचार एक अच्छी शुरुआत है, समझने के लिए बढ़िया है। लेकिन भाषा जो है ना, वो कंप्यूटर से कहीं ज्यादा जीवंत और जीवंत होती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जिप फाइल को इस्तेमाल करने के लिए आपको उसे वापस अनजिप करना पड़ता है ना? हाँ, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। जबकि राजपुत्र को सुनकर दिमाग उसे तुरंत उसी रूप में समझ लेता है, उसे खोलने या अनजिप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए जो दूसरी एनालॉजी आपने नोट्स में शेयर की थी ना, वो फ्रूट स्मूदी वाली, ओह हाँ, स्मूदी वाली एनालॉजी। वो मुझे ज्यादा सटीक लगती है। जब हम अलग-अलग फलों को ब्लेंडर में डालते हैं ना, तो वे मिलकर एक नया, गाढ़ा और स्वादिष्ट रूप ले लेते हैं। आप सेब और केले का अलग-अलग स्वाद भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन वे अब एक नई पहचान बन चुके हैं। वाह, ये बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब स्मूदी वाले उदाहरण से ये बात एकदम साफ हो जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल है। जी, पूछिए। स्मूदी बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मेरा मतलब है, हम राजा का पुत्र ही क्यों नहीं बोलते रहते? छोटा करने की क्या बड़ी थी? इसके पीछे सीधा सीधा कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान काम करता है। अच्छा, मनोविज्ञान। हाँ, इसे भाषा विज्ञान में भाषा की अर्थव्यवस्था या लैंग्वेज इकोनॉमी कहा जाता है। लैंग्वेज इकोनॉमी। बिल्कुल। हमारा जो मानव मस्तिष्क है वो बहुत तेजी से सोचता है, लेकिन हमारे बोलने की गति हमारे फेफड़ों की क्षमता और सांसों पर निर्भर करती है। सच है। तो हम कम से कम शारीरिक ऊर्जा खर्च करके ज्यादा से ज्यादा जानकारी सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं। इस संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया में हम शब्दों के बीच के जो प्रत्यय होते हैं या जो योजक शब्द और कारक चिन्ह होते हैं, उन्हें जानबूझकर लुप्त कर देते हैं। ओहो, मतलब जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं। जी, जैसे माता और पिता बोलने में जो एक अतिरिक्त माइक्रोसेकंड लगता है,
भाषा उसे माता पिता बनाकर बचा लेती है। यहाँ और को पूरी तरह से हटा दिया गया है। वाह, मतलब हम अनजाने में ही अपनी सांसें और ऊर्जा बचा रहे हैं। बिल्कुल। ये तो एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया हुई फिर। तो हमने ये तो समझ लिया कि समास शब्दों को जोड़ने और छोटा करने की कला है। लेकिन मेरे नोट्स का जो अगला हिस्सा है वो कहता है कि ये जुड़ाव कोई साधारण दोस्ती नहीं है। हाँ। मतलब ये इस बात पर निर्भर करता है कि जोड़े गए शब्दों में से बॉस कौन है। शब्दों के बीच भी एक तरह की प्रभुत्व की लड़ाई चलती है। हाँ, बिल्कुल चलती है। और व्याकरण की दुनिया में इस बॉस को प्रधान पद कहा जाता है। प्रधान पद। जी। जब दो शब्द मिलते हैं तो वाक्य के अर्थ के लिहाज से किसका वजन ज्यादा है या पूरी बात किस शब्द के इर्द गिर्द घूम रही है, इसी आधार पर समास के प्रकार तय होते हैं। अच्छा। ये एक तरह का पदानुक्रम या हायरार्की है जो आपको हर भाषा में मिल जाएगी। तो चलिए इस भाषाई लड़ाई को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारी सूची में सबसे पहला नाम आता है अव्ययी भाव समास का। ये नाम ही अपने आप में काफी भारी भरकम लगता है। नाम भारी जरूर है, लेकिन इसका काम बहुत स्पष्ट और सीधा है। अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है ना, यानी पूर्व पद, वही बॉस होता है, वही प्रधान होता है। और इस बॉस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक अव्यय होता है। अव्यय मतलब क्या? अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जो बहुत ही जिद्दी होते हैं। जिद्दी? हाँ, उन पर लिंग, कारक या काल का कोई असर नहीं पड़ता। चाहे भूतकाल हो या भविष्यकाल, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, वे हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। वे कभी अपना रूप नहीं बदलते। अच्छा, जैसे कुछ उदाहरण? जैसे यथा, प्रति, आ, अनु। तो जब ये जिद्दी बॉस किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है तो क्या होता है? बस यही इसकी असली ताकत दिखती है। जब ये किसी दूसरे शब्द के आगे जुड़ता है तो ये पूरे के पूरे नए शब्द को ही अव्यय बना देता है। वाह! हाँ, वो पूरे समूह का स्वभाव ही बदल देता है। उदाहरण के तौर पर एक शब्द लेते हैं, यथा शीघ्र। यथा शीघ्र। इसका मतलब है जितना शीघ्र हो सके। यहाँ यथा अव्यय है और वही प्रधान है। इसी तरह प्रतिदिन यानी हर दिन, आजीवन यानी जीवन भर। समझ गया। इन सभी में पहला हिस्सा पूरे शब्द के अर्थ को एक दिशा दे रहा है और उसे एक अटल रूप दे रहा है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि जैसे एक सख्त नियम वाला मैनेजर अपनी पूरी टीम को अपने जैसा अनुशासित बना देता है। बहुत ही सटीक तुलना की आपने। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अब आते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी पर, तत्पुरुष समास। अगर पहले वाले में पहला पद बॉस था तो जाहिर सी बात है कि इसमें दूसरा पद बॉस होगा, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ हमारा पूरा फोकस पहले शब्द पर नहीं बल्कि दूसरे शब्द पर होता है। जब मैं तत्पुरुष के उदाहरण देख रहा था अपनी रिसर्च के दौरान तो मेरे दिमाग में एक अजीब सा विचार आया था। क्या विचार? सीक्रेट एजेंट वाला विचार सुनने में रोचक तो है, लेकिन अगर हम भाषाई विज्ञान की गहराई में जाएं तो ये सीक्रेट एजेंट धोखा देने के लिए चीजें नहीं छुपाते। अच्छा, तो फिर वे असल में पैकेजिंग को कम करने वाले दक्षता विशेषज्ञ या एफिशिएंसी एक्सपर्ट्स की तरह हैं। एफिशिएंसी एक्सपर्ट्स? जी, तत्पुरुष समास की पूरी कार्यप्रणाली ही उन कारक चिन्हों को हटाने पर टिकी है जो अर्थ समझने के लिए बहुत जरूरी नहीं है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे जब हम देशभक्ति कहते हैं, उसका विग्रह क्या होता है? देश की भक्ति। बिल्कुल। तो यहाँ की जो कि एक कारक चिन्ह है उसे हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि दिमाग संदर्भ से ही तुरंत समझ जाता है कि देश और भक्ति का क्या रिश्ता है। अच्छा, हाँ। यश प्राप्त को ले, जिसका मतलब है यश को प्राप्त, यहाँ को हट गया है। समझ गया। मतलब हमारा जो दिमाग है वो खाली जगहों को खुद ही भर लेता है। और मैंने पढ़ा है कि ये जो हटाए गए कारक चिन्ह हैं, इन्हीं के आधार पर तत्पुरुष समास के अलग अलग विभाग भी होते हैं। जी हाँ, कारक चिन्हों के आधार पर ही इसके उपभेद बनते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष है जहाँ को छुपता है। जैसे ग्रंथकार। बिल्कुल, ग्रंथकार यानी ग्रंथ को करने वाला। फिर करण तत्पुरुष है जहाँ से या के द्वारा छुपता है। जैसे तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा कृत। इसी तरह संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष भी होते हैं। लेकिन इन सब में एक बहुत ही विशेष और दार्शनिक उपभेद भी होता है जिसे हम नंज तत्पुरुष कहते हैं। नंज तत्पुरुष, ये नाम तो मैंने आम बोलचाल में शायद ही कभी सुना हो। ये क्या नया मोड़ है? ये भाषा का वो हिस्सा है जो नकारात्मकता या अभाव को दर्शाता है। अभाव? मतलब ये शब्दों में नहीं का भाव जोड़ता है।
जैसे सत्य शब्द है, उसके आगे अ लगा दिया तो बन गया असत्य, यानी न सत्य। ओह, जैसे नाथ के आगे अ लगा दिया तो अनाथ। बिल्कुल, जिसका कोई नाथ ना हो, या आदि के आगे अन लगा दिया तो अनादि, जिसका न आदि हो। यहाँ अ या अन लगकर पूरे अर्थ को ही पलटते हैं। ये इंसानी सोच का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम चीजों को सिर्फ उनके होने से नहीं, बल्कि उनके न होने से भी परिभाषित करते हैं। ये तो वाकई बहुत दार्शनिक बात हो गई। मतलब चीज़ों को उनकी अनुपस्थिति से पहचानना। तो यहाँ तक की कहानी एकदम साफ है। जी। पहले में पहला पद बॉस था, हम्म। दूसरे में दूसरा पद बॉस था और बीच के कनेक्टर्स हट रहे थे। जी। लेकिन हमारी इस रूपरेखा में अब एक नया अध्याय शुरू होता है। कौन सा? क्या हो अगर पहला शब्द सिर्फ एक शब्द या अव्यय ना होकर दूसरे शब्द की कोई बहुत ही खास खूबी बता रहा हो या कोई नंबर हो? यहीं से जन्म होता है कर्मधारय और द्विगु समास का। और मेरे नोट्स में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुछ व्याकरण विशेषज्ञ इन्हें तत्पुरुष के ही हिस्से मानते हैं। हाँ, वे ने तत्पुरुष का हिस्सा इसलिए मानते हैं क्योंकि इन दोनों में भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। अच्छा। लेकिन इनमें एक विशेष प्रकार का रिश्ता होता है जो इन्हें एक अलग पहचान देता है। अगर हम कर्मधारय समास की बात करें तो यहाँ पहले और दूसरे पद के बीच विशेषण और विशेष्य का या फिर उपमान और उपमेय का संबंध होता है। इसको थोड़ा आम जिंदगी के उदाहरणों से जोड़ते हैं। विशेषण और विशेष्य का मतलब यही हुआ ना कि एक शब्द दूसरे की क्वालिटी या रंग रूप बता रहा है। बिल्कुल यही मतलब है। विशेषण वो शब्द है जो क्वालिटी बताएगा और विशेष्य वो है जिसकी क्वालिटी बताई जा रही है। जैसे शब्द है नील कमल। नील कमल। दिमाग में तुरंत एक नीले रंग के फूल की छवि बनती है। कमल कैसा है? नीला है। यहाँ नीला विशेषण है और कमल विशेष्य है। तो इसका विग्रह होगा नीला है जो कमल। एकदम सही। ऐसे ही महात्मा का विग्रह है महान है जो आत्मा। बहुत ही खूबसूरत। और अगर हम उपमान उपमेय की बात करें तो वहां से कविता का जन्म होता है। कविता का? हाँ, वहां एक चीज की तुलना दूसरी चीज से की जाती है। चंद्रमुख यानी चंद्र के समान मुख। वाह। या कमल नयन यानी कमल के समान नयन। यहाँ भाषा सिर्फ आपको जानकारी नहीं दे रही है, बल्कि वो उपमाओं के जरिए एक चित्र उकेर रही है। भाषा सच में कैनवस की तरह है। और अगर श्रोताओं को भाषा के इस कैनवस के और भी रंग देखने हैं तो मैं फिर से याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। बिल्कुल। खैर, अब आते हैं द्विगु समास पर, जहां कर्मधारय में रंग और गुण थे। द्विगु में पूरी तरह से संख्याओं या नंबर्स का खेल होता है। हाँ, द्विगु समास बहुत ही स्पष्ट और गणितीय है। इसका जो पहला पद होता है वो हमेशा संख्यावाचक या नंबर होता है। और ये सिर्फ कोई एक संख्या नहीं होती, बल्कि पूरा शब्द मिलकर किसी समूह या कलेक्शन का बोध कराता है। अच्छा, समूह का होना जरूरी है। जी। मानव सभ्यता के विकास में चीजों को गिनना और उन्हें समूह में रखना बहुत जरूरी था, और द्विगु समास उसी जरूरत का भाषाई परिणाम है। जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में नवरात्र कहते हैं। एकदम सही उदाहरण है। नवरात्र का मतलब ही है 9 रातों का समूह। इसी तरह संस्कृत व्याकरण की सबसे महान पुस्तक अष्टाध्यायी का मतलब है 8 अध्यायों का समूह। और शायद चौराहा भी। बिल्कुल, चौराहा यानी 4 राहों का समूह, जहां 4 रास्ते एक साथ आकर मिलते हो। यहाँ बस ये याद रखना जरूरी है कि सिर्फ संख्या होना काफी नहीं है, उस संख्या का एक समूह बनाना भी जरूरी है। समझ गया। और जैसे नवरात्र में 9 रातों की शक्ति का समूह है ना, वैसे ही ज्ञान का एक विशाल समूह पाने के लिए श्रोताओं को इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहिए। ये एक बहुत ही रचनात्मक तरीका था द्विगु समास को आज की डिजिटल दुनिया से जोड़ने का, है ना? तो अब तक हमने बॉस की लड़ाई देख ली, क्वालिटीज और रूपक देख लिए, नंबर्स भी देख लिए। लेकिन एक बात सोचिए, क्या हो अगर किसी शब्द में दोनों ही पद बॉस बनना चाहें? ओहो। किसी का भी वजन कम ना हो। भाषा सिर्फ कड़े नियमों से तो नहीं चलती ना, ये बहुत लोकतांत्रिक या कहें डेमोक्रेटिक भी है। अगर दोनों शब्दों को बिल्कुल बराबर का दर्जा देना हो तो हम क्या करते हैं? अगर भाषा लोकतांत्रिक है तो द्वंद्व समास उस लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन और पारदर्शी उदाहरण है। द्वंद्व समास? द्वंद्व का मतलब ही होता है जोड़ा, युग्म या 2 बराबर की ताकतों का आमना सामना।
इस समास में दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं। मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं। बिल्कुल नहीं। है। कोई पूर्व पद या उत्तर पद किसी दूसरे पर हावी नहीं होता। जब हम इनका विग्रह करते हैं हाँ, तो बीच में और, तथा, या, अथवा जैसे शब्द आते हैं। तो इसका मतलब हुआ पाप पुण्य, दाल भात, सुख दुख या माता पिता। यहाँ दोनों शब्दों का अपना अलग और एकदम बराबर अस्तित्व है। एकदम सही। और अगर हम यहाँ एनसीईआरटी के उन पन्नों की गहराई में जाएं जिन्हें अक्सर लोग छोड़ देते हैं, अच्छा, क्या लिखा है उनमें? तो द्वंद्व समास के पद निर्माण में कुछ बहुत ही चौंकाने वाले नियम मिलते हैं जो बताते हैं कि हमारी भाषा हमारी संस्कृति से कैसे जुड़ी हुई है। संस्कृति से कैसे? व्याकरण कहता है कि जब दो शब्दों को जोड़ा जाता है तो जो ज्यादा सम्मानीय पद होता है उसे अक्सर पहले रखा जाता है। वाओ! इसीलिए समाज में पिता माता कहने का चलन नहीं है, हम हमेशा सम्मान से माता पिता कहते हैं। ओहो, ये तो सच में दिमाग की बत्ती जलाने वाला फैक्ट है। मतलब व्याकरण के नियमों में भी हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य और हमारा आदर भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। बात सिर्फ आदर भाव पर ही खत्म नहीं होती, इसमें ध्वनि विज्ञान यानी फोनेटिक्स का भी एक बहुत बड़ा नियम शामिल है। फोनेटिक्स का? जी, प्राचीन वैयाकरणों ने ये देखा कि बोलते समय हमारे फेफड़ों से कितनी हवा निकलती है। नियम ये है कि जिस शब्द में कम स्वर या वावल्स होते हैं उसे पहले रखा जाता है ताकि बोलने में आसानी हो। अच्छा। जैसे अगर वायु और सूर्य को जोड़ना हो तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार वायु सूर्यो बनता है। वायु में मात्राएं कम है इसलिए वो पहले आया। या राम केशवों में राम पहले आता है। ये तो सच में अद्भुत है। हम रोज इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके पीछे की इस सांसों की गणित और फोनेटिक्स पर कभी ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो चलिए अब आते हैं उस समास पर जो मेरा पर्सनल फेवरेट है और जो मुझे विज्ञान की याद दिलाता है, बहुव्रीहि समास। अच्छा, आपकी विज्ञान वाली एनालॉजी के लिए मैं तैयार हूँ। बताइए, बहुव्रीहि समास विज्ञान से कैसे जुड़ता है? देखिए, जैसे केमिस्ट्री में हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। दोनों के अपने अपने अलग गुण हैं। ऑक्सीजन आग लगाने में मदद करती है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो H2O यानी पानी बन जाता है। बिल्कुल। अब ये पानी न तो हाइड्रोजन जैसा व्यवहार करता है न ऑक्सीजन जैसा। ये तो आग बुझाता है। ये एकदम ही नया तत्व है। तो क्या बहुव्रीहि समास भी भाषा का H2O है? ये तुलना एक हद तक बहुत अच्छी है क्योंकि दोनों में ही घटक मिलकर कुछ एकदम नया बनाते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में मूल तत्व अपनी भौतिक पहचान पूरी तरह खो देते हैं। हाँ, पानी में गैस नहीं दिखती। बिल्कुल। पर बहुव्रीहि समास में मूल शब्द अपनी पहचान पूरी तरह नहीं खोते, बल्कि वे एक पुल का काम करते हैं जो दिमाग को किसी तीसरे ही विशेष अर्थ तक पहुंचाता है। अच्छा, तीसरे अर्थ तक? जी, इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है न ही दूसरा पद। दोनों मिलकर अपना मूल अर्थ छोड़ देते हैं और इशारा किसी तीसरी चीज की तरफ करते हैं जो उन दोनों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे हमने इस चर्चा की शुरुआत में ही दशानन की बात की थी। बिल्कुल सही। दशानन में दो शब्द है, 10 जो कि संख्या है और आनन जिसका मतलब है मुख या चेहरा। अगर हम सिर्फ शब्दों के शाब्दिक अर्थ को देखें तो इसका मतलब हुआ 10 मुख। लेकिन जब कोई दशानन कहता है तो क्या श्रोताओं के दिमाग में कोई ऐसा आम इंसान आता है जिसके 10 चेहरे हों? बिल्कुल नहीं। हमारे दिमाग में तुरंत लंकापति रावण की छवि बनती है। एकदम। यहाँ रावण वो तीसरा अर्थ है जो असली बॉस है, जो प्रधान है। 10 और आनन सिर्फ उस तक पहुंचने का रास्ता भर है। इसी तरह नीलकंठ भी काम करता है। हाँ, नीला है कंठ जिसका। अब हम किसी ऐसे आम पक्षी की बात तो नहीं कर रहे जिसका गला नीला हो। इस शब्द का अर्थ रूढ़ हो चुका है, फिक्स हो चुका है। मतलब ये भगवान शिव के लिए इस्तेमाल होता है? जी, यह सीधे तौर पर भगवान शिव की बात कर रहा है। ऐसे ही लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, वो सिर्फ एक बड़े पेट वाले व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि गणेश जी के लिए इस्तेमाल होता है। और वो निशाचर वाला उदाहरण? हाँ, निशाचर यानी निशा या रात में विचरण करने वाला। ये सिर्फ रात में घूमने वाले किसी भी जानवर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि यह राक्षस के लिए रूढ़ हो गया है। यार, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। क्या कंफ्यूजन? अब मुझे यकीन है कि जो श्रोता इस चर्चा को ध्यान से सुन रहे हैं वो भी इसी दुविधा में होंगे। आपने कहा कि नीलकंठ में नीला विशेषण है
और कंठ विशेष्य है। हाँ, कहा था। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि विशेषण विशेष्य वाले समास तो कर्मधारय होते हैं और दशानन में 10 एक संख्या है, तो उसे तो द्विगु समास होना चाहिए ना। फिर ये बहुव्रीहि कैसे बन गए? ये दुविधा बहुत ही स्वाभाविक है और व्याकरण के बड़े बड़े छात्रों को परेशान करती है। लेकिन इसका जवाब भाषा के सबसे बड़े नियम में छुपा है। वो क्या है? संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट। जी, एक ही शब्द कर्मधारय, द्विगु या बहुव्रीहि हो सकता है। कोई शब्द जन्म से किसी एक खाने में फिक्स नहीं होता। अच्छा। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वक्ता ने उसका इस्तेमाल वाक्य में किस इरादे से किया है और उसका विग्रह कैसे किया गया है। इसे एक उदाहरण के साथ थोड़ा और गहराई से समझाइए, ताकि कोई गुंजाइश ही ना रहे डाउट की। ठीक है, मान लीजिए आप एक जंगल में हैं और आप कहते हैं, मैंने पेड़ पर एक नीलकंठ देखा। यहाँ आपका मतलब साफ तौर पर एक ऐसे पक्षी से है जिसका गला नीला है। आप सिर्फ उसकी एक खूबी बता रहे हैं। हाँ। तब आपके दिमाग में इसका विग्रह होगा, नीला है जो कंठ, और यह स्पष्ट रूप से कर्मधारय समास होगा। ठीक है, समझ गया। लेकिन अगर आप एक मंदिर में खड़े होकर कहते हैं, नीलकंठ ने विष पिया था और दुनिया को बचाया था, तो यहाँ नीलकंठ कोई पक्षी नहीं है? बिल्कुल नहीं। यहाँ विग्रह होगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। संदर्भ बदलते ही ये तुरंत बहुव्रीहि समास बन गया। तो मतलब वाक्य का संदर्भ ही असली राजा है। शब्द तो बस मोहरे हैं जो संदर्भ के हिसाब से अपनी चाल बदलते रहते हैं। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है आपकी। उसी तरह चौराहा द्विगु है क्योंकि वो सिर्फ 4 रास्तों का एक समूह है, उसका कोई तीसरा अर्थ नहीं है। लेकिन चतुर्भुज को देखिए, अगर ये सिर्फ गणित की एक आकृति की बात कर रहा है जिसकी 4 भुजाएं हैं, तो ये द्विगु है। लेकिन अगर आप पूजा करते हुए कह रहे हैं कि मैं चतुर्भुज की आराधना करता हूँ, तो इसका मतलब है 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। तब ये बहुव्रीहि हो जाएगा। जी, बहुव्रीहि समास की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि वो एक रूढ़ या फिक्स अर्थ ले लेता है जो उसके शाब्दिक अर्थ से बहुत बड़ा होता है। तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बहुव्रीहि समास भाषा का सबसे वीआईपी समास है? वीआईपी? हाँ, मतलब ये सामान्य नियमों, संख्याओं और विशेषणों को एकदम दरकिनार करके अपना एक अलग ही रुतबा कायम करता है। हाँ, आप निश्चित रूप से इसे भाषा का वीआईपी कह सकते हैं। ये शब्दों को एक नया अवतार दे देता है। तो चलिए, आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार समेट लेते हैं। बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे समास केवल कोई परीक्षा पास करने का विषय नहीं है, बल्कि भाषा को कुशल, सुंदर और अर्थपूर्ण बनाने का एक पूरा विज्ञान है। अव्ययी भाव में पहला पद बॉस है, जो पूरे शब्द को जिद्दी अव्यय बना देता है। तत्पुरुष में दूसरा पद बॉस है और वे एफिशिएंसी एक्सपर्ट्स की तरह बीच के कनेक्टर्स को हटा देते हैं ताकि हम तेजी से बोल सकें। जी, और फिर हमने कर्मधारय देखा, जो विशेषण और विशेष्य के जरिए भाषा में उपमाएं और चित्र बनाता है। नीलकमल वाला उदाहरण। और द्विगु समास मानव सभ्यता की गिनने और समूह बनाने की जरूरत को पूरा करता है। द्वंद्व समास तो खैर भाषा का लोकतंत्र है, जहां दोनों पद बराबर के साझेदार हैं। और हमने वो फोनेटिक्स वाला नियम भी जाना कि कम स्वर वाले शब्द पहले आते हैं। हाँ, वो बहुत दिलचस्प था। और अंत में बहुव्रीहि समास, जो शब्दों को मिलाकर एक नया ही अर्थ पैदा करता है। बिल्कुल। हमारे सोर्स मटेरियल में इस पूरी व्यवस्था को याद रखने का एक बहुत ही मजेदार फॉर्मूला भी दिया गया है, AKTD²B। AKTD²B। हाँ, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। A से अव्ययी भाव, K से कर्मधारय, T से तत्पुरुष, D² का मतलब है 2D यानी द्वंद्व और द्विगु, और B से बहुव्रीहि। है ना कमाल का शॉर्टकट? बहुत कमाल का। ये खुद अपने आप में एक तरह का समास बन गया है। एक छोटे से फॉर्मूले में पूरा व्याकरण समा गया। ये वास्तव में जटिल जानकारी को याद रखने का एक बहुत ही शानदार और असरदार तरीका है। हमारा मस्तिष्क हमेशा ऐसे पैटर्न ढूंढता है जिससे जानकारी को जल्दी से प्रोसेस किया जा सके। तो आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सभी श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ। क्या प्रश्न है? जरा सोचिए, आज के इस डिजिटल युग में इंटरनेट पर जो नए स्लैंग्स या पॉप कल्चर के शब्द हम रोज बनाते और इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोस्टिंग या ट्रोल। गोस्टिंग और ट्रोल। अब देखिए, गोस्टिंग का असली अर्थ भूत से जुड़ा है और ट्रोल का अर्थ एक पौराणिक राक्षस से होता है। लेकिन आज
क्या हम अनजाने में रोज नए बहुव्रीहि समास नहीं घड़ रहे हैं? वाओ, ये बहुत ही शानदार और गहरा विचार है। है ना? क्योंकि इन शब्दों का असली शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है, लेकिन जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी तीसरे ही व्यवहार जैसे बिना बताए अचानक गायब हो जाना या इंटरनेट पर किसी को जानबूझकर परेशान करना की तरफ इशारा करते हैं। भाषा का ये विकास सच में निरंतर चल रहा है। बिल्कुल। भाषा कभी रुकती नहीं है, वो हमेशा विकसित होती रहती है। प्राचीन काल के संस्कृत ग्रंथों से लेकर आज के इन इंटरनेट स्लैंग्स तक इंसानी दिमाग की शॉर्टकट ढूंढने की ये जो आदत है ना, ये कभी नहीं बदलती। एकदम सही कहा आपने। तो सुनने वालों, अपने आसपास के शब्दों पर ध्यान दें, उनके अर्थ और संदर्भ को समझें। शायद आपको भी अपनी रोजमर्रा की बातचीत में कोई नया समास मिल जाए। और अगर व्याकरण के इस नए और दिलचस्प नजरिए से भरी ये गहन चर्चा आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बिल्कुल बेल आइकॉन दबाएं और अपने ज्ञान के भंडार को लगातार ऐसे ही बढ़ाते रहें। और हमेशा शब्दों के पीछे छिपे मनोविज्ञान पर सवाल पूछते रहें, क्योंकि हर शब्द के पीछे एक पूरी सभ्यता की कहानी होती है। इसी खूबसूरत विचार के साथ हम आज का ये ऑडियो सफर यही रोकते हैं। मिलते हैं अगली चर्चा में। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपनी भाषा को और भी समृद्ध बनाते रहिए।